गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 10 जिसका नाम है वायुदाब और पवन, है ना। तो हम पवन को जानते हैं, क्या होता है पवन। तो देखिए, हम जानते हैं पवन किसे कहते हैं, वायु का ही रूप होता है पवन, है ना। वायुदाब क्या होते हैं, वायुदाब क्या होता है, जिसमें विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। तो देखिए, पिछले पाठों में हमने वायुमंडल की संरचना व तापमान के बारे में अध्ययन किया। यहाँ हम वायुदाब और पवन के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के चारों ओर वायु है। जब वायु धरातल पर क्षैतिजीय दिशा में चलती है तो वह पवन कहलाती है ना। क्या होगा, जो पृथ्वी के चारों ओर वायु है वो वायु जब क्षैतिजीय दिशा में चलती है तो वो क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। पछुआ हवाएं और मानसून हवाएं पवन के उदाहरण हैं। कौन कौन सी हवाएं हैं, देखिए, पछुआ हवाएं और मानसून हवाएं पवन के उदाहरण हैं। जब वायु स्थिर हो या धरातल से आकाश की ओर या आकाश से धरातल की ओर लंबवत चलती हो तो वायु कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, जब वायु स्थिर हो या धरातल से आकाश की ओर चले या तो फिर आकाश से धरातल की ओर चले तो लंबवत चलती है तो वो क्या कहलाती है, वायु कहलाती है। वायुदाब से ऐसे देखिए, ये देखिए बैरोमीटर बना गया है जिसमें से हम वायु मापते हैं ना। तो वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु का अपना भार होता है। धरातल पर या सागर तल पर वायु का यह भार वायुदाब कहलाता है। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल अपने भार के कारण जो दबाव डालता है उसे वायुदाब कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल अपने भार के कारण जो दबाव डालता है उसे क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। वायुदाब को नापने की इकाई मिली बार कहलाती है। कौन सी कहलाती है, वायुदाब को मापने की इकाई क्या होती है, मिली बार कहलाती है। वायुदाब जानने के लिए वायुदाब मापी यंत्र देखिए ये का उपयोग किया जाता है। देखिए, वायुदाब मापी यंत्र बना हुआ है ना, आगे हमने बताया जैसे बैरोमीटर का। ये देखिए, ये बना हुआ है वायुदाब मापी यंत्र, है ना। इसके आगे देखिए, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक। हमारी पृथ्वी पर वायु का दाब सभी स्थानों पर एक समान नहीं होता। सागर सतह पर वायुदाब अधिक है। समुद्र सतह पर वायुमंडलीय दाब 1013 मिलीबार के बराबर होता है। वायुदाब को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित होते हैं ना। जो कारक होते हैं वो देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले समुद्र सतह से ऊंचाई। तो सागरीय तल पर वायुमंडल का भार सर्वाधिक होता है, लेकिन सागरीय तल से सतह से ऊंचाई बढ़ने पर हवा का भार कम होता जाता है। इसलिए ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में हवा की कमी के कारण पर्वतारोही ऑक्सीजन से गैस सिलेंडर का प्रयोग सांस लेने हेतु करते हैं। समझ में आया ना। जैसे जैसे हम अपने यहाँ ये पृथ्वी के धरातल से ऊपर बढ़ते हैं तो ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। इसलिए क्या होता है, ये जो पर्वतारोही जाते हैं ना वो हमेशा अपने साथ क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं। दूसरा देखिए, तापमान। तापमान के बढ़ने पर हवा फैलने के कारण हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। तापमान के बढ़ने से हवा जो फैलती है, फैलने के कारण क्या हो जाती है, ऊपर हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है, जिससे वायु का भार कम हो जाता है। इसके विपरीत तापमान के कम होने पर वायु भारी हो जाती है और वायुदाब अधिक हो जाता है। उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त पृथ्वी का घूर्णन जलवाष्प भी वायुदाब को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, वायुदाब की पेटियाँ। पृथ्वी पर वायुदाब का वितरण समान नहीं है। पृथ्वी पर वायुदाब सामान्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, उच्च वायुदाब और दूसरा निम्न वायुदाब। तो गर्म वायुदाब में दाब कम और ठंडी वायु में दाब अधिक रहता है। धरातल पर वायुदाब की 4 पेटियां निम्नसर होती हैं। कौन कौन सी, पहले देखिए, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। दूसरा होता है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां। तीसरा होता है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां और फोर्थ होता है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां, है ना। तो पहली जो होती है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, ये 0 से 10 अंश अक्षांश तक उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में होती है। फिर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां कहाँ से होती हैं, 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में होती है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां 60 से 65 अंश अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में होती हैं। और जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी होती है कहाँ होती है, 85 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में होती है। देखिए, वायुदाब की पेटियाँ बनी हुई है। ये ध्रुवीय उच्च दाब है, यहाँ ये निम्न दाब, फिर ये ऐसे होता है ना, ये उपध्रुवीय है, ये उपोष्ण है, ये भूमध्य रेखीय उपोष्ण और ये उपध्रुवीय। अब आगे देखते हैं पवन। हवा जब क्षैतिजीय चलती है तो उसे पवन कहा जाता है। हवाएं अधिक दाब से कम दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती हैं। पवन की गति को पवन वेग मापी यंत्र से जाना जाता है ना। पवन की दिशा को दिक्सूचक यंत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। हवाओं के चलने की दिशाएं फेरल के नियम अनुसार निर्धारित होती हैं। देखिए, ये पवन वेग मापी बना हुआ है और ये दिक्सूचक बना हुआ है, जिससे क्या है, ये बताता है कि पवन किस ओर चल रही है। फेरल का नियम क्या कहता है, महान वैज्ञानिक फेरल ने यह नियम प्रतिपादित किया कि पृथ्वी के घूर्णन की गति के कारण
पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हवाएं एवं सागरीय जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। पवनों के प्रकार एवं वितरण। आप देखिए पवन कितने प्रकार की होती है और इन्हें किस प्रकार वितरित किया गया है, विभाजित किया। तो भूतल पर बहने वाली पवनों को निम्नांकित प्रकारों से विभाजित किया जा सकता है। ये देखिए पहला होता है स्थायी पवनें, दूसरा होता है सामयिक पवनें, फिर तीसरा होता है स्थानीय पवनें और लास्ट होती है अगला होता है अन्य पवनें। तो स्थायी पवनें में कौन कौन सी आती हैं? व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। सामयिक पवनों में आती हैं मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनों में क्या से आती है? जल समीर और थल समीर। और अन्य पवनों में आता है चक्रवात, प्रतिचक्रवात। हवाएं अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती हैं। पवन की दिशाएं फेरल के नियम के अनुसार निर्धारित होती हैं। पवनों को 4 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए पहला आता है स्थायी पवनें। जिस दिशा में हवाएं प्रायः वर्ष भर चला करती हैं उन्हें स्थायी अथवा प्रचलित पवनें कहा जाता है। स्थायी पवनों के 3 प्रकार होते हैं। कौन सी स्थायी पवनें होती है? जिस दिशा में हवाएं प्रायः वर्ष भर चलती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्थायी पवनें कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी? व्यापारिक, दूसरा पछुआ और तीसरा ध्रुवीय। अब व्यापारिक पवनें क्या कहलाती हैं? तो ये पवनें पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में प्रायः वर्ष भर नियमित रूप से निश्चित दिशा में चलती हैं। स्थायी हवाएं वायुभार की पेटियों से संबंधित है। वायुभार पेटियों के मध्य में हवाएं निरंतर अधिक भार से कम भार की ओर चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं। प्राचीन काल में व्यापारी पालयुक्त जलयानों के संचालन में इन पवनों का उपयोग करते थे। दूसरा अगला देखिए पछुआ पवनें। तो ये पवनें दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निश्चित दिशा में उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। तीसरा कौन सी पवनें होती हैं? ध्रुवीय पवनें। तो ये पवनें दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय उच्च दाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर चलती हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती हैं। चूँकि ये हवाएं ध्रुवों से चलती हैं अतः ठंडी और शुष्क होती हैं। देखिए चित्र में बताई गई हैं कौन कौन सी पवनें? पछुआ पवनें हैं, व्यापारिक पवनें, ये ध्रुवीय पवनें, है ना। फिर कौन सी दूसरा पवनों का प्रकार क्या होता है? सामयिक पवनें। तो जो पवनें वर्ष के किसी निश्चित समय तथा अथवा ऋतु में चलती है तथा जिनकी दिशाएं निश्चित होती हैं उन्हें सामयिक पवनें कहा जाता है। सामयिक पवनों का सबसे अच्छा उदाहरण मानसूनी पवनें हैं। मानसून शब्द अरबी शब्द के मौसम शब्द से बने हैं जिसका तात्पर्य मौसम से होता है। किसी विशेष मौसम में चलने वाली इन हवाओं को मानसूनी पवनें कहते हैं। एशिया महाद्वीप में ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के तापमान में बहुत अंतर पाया जाता है। इस कारण ये पवनें 6 माह में दिशा परिवर्तन करती रहती हैं। इन पवनों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला आता है ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें, दूसरा आता है शीतकालीन मानसूनी पवनें। ये पवनें ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। फिर तीसरा पवनें कौन सी होती है? स्थानीय पवनें। तो किसी स्थान विशेष पर चलने वाली पवनों को स्थानीय पवनें कहते हैं। जल समीर, थल समीर और लू स्थानीय पवन है। लू उत्तरी भारत में गर्मियों में दोपहर में चलती है। यह गर्म तथा शुष्क होती है। इसके कष्टप्रद होने से लोग बीमार पड़ जाते हैं। दिन तथा रात्रि के समय जल थल के गर्म अथवा ठंडा होने से इन स्थानीय पवनों की उत्पत्ति होती है। अब पहला देखिए जल समीर। तो दिन के समय स्थल भाग जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है जिससे वहाँ पर निम्न वायुदाब और सागरीय भाग पर उच्च वायुदाब निर्मित हो जाता है। अतः जल से स्थल की ओर पवनें चलने लगती हैं। इन्हें जल समीर कहा जाता है। फिर दूसरा कौन सा आता है? थल समीर। तो थल की अपेक्षा जल देर से गर्म हो और देर से ठंडा होता है। अतः रात्रि में स्थल भाग ठंडा और जल भाग गर्म होता है। थल भाग पर उच्च वायुदाब तथा सागरीय भाग पर निम्न वायुदाब के कारण पवनें थल भाग से जल भाग की ओर चलती हैं जिन्हें थल समीर कहते हैं। ये देखिए चित्र बना है, जल समीर का चित्र ये बना हुआ है और ये थल समीर का चित्र बना है। देखिए यहाँ ये जल में यहाँ क्या होता है? अधिक दाब होता है और इधर कम दाब होता है ना। अब अगला देखिए अन्य पवनें। जिस प्रकार गतिशील पानी में भंवर पैदा होते हैं उसी प्रकार वायु में चक्रवात उत्पन्न होते हैं ना। जिस प्रकार गतिशील पानी में क्या होता है? भंवर पैदा होते हैं उसी प्रकार वायु में चक्रवात उत्पन्न होते हैं। इनकी गति एवं दिशा अनिश्चित होती है। ये थोड़े समय के लिए चलते हैं जिन्हें
जिससे इन्हें परिवर्तनशील पवनें कहा जाता है। पहला देखिए चक्रवात, जब कोई क्षेत्र कम वायुदाब का केंद्र बन जाता है तो उसके चारों ओर अधिक दबाव वाले क्षेत्रों से हवाएं केंद्र की ओर चलने लगती हैं, जिसे चक्रवात कहते हैं। इन चक्रवातों से कभी कभी तेज वर्षा होकर जनधन की हानि होती है। फिर दूसरा देखिए प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात में क्या होता है? चक्रवात के विपरीत इसमें केंद्र में अधिक वायुदाब हो जाता है तथा चारों ओर के बाहरी क्षेत्र में कम वायुदाब होने से हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, जिससे प्रतिचक्रवात कहा जाता है। इनकी गति धीमी होती है, इससे वर्षा नहीं होती है। ये देखिए चित्र बना हुआ है हमारे चक्रवात का बना हो रही है प्रतिचक्रवात का। ठीक है, तो यह हमारा पाठ समाप्त होता है। इस पाठ तक आप पढ़िए और समझिए। इसके अगले वीडियो में हम बताते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। धन्यवाद।